नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जिसमें आपके पर्यावरण से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर चाहे दोस्तों वो आपके टीचर भर्ती एग्ज़ाम हो या फिर दोस्तों आपके कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया है ना। राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया गया, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 20 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 21 मई 1949 को, और चौथा है 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया, वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को जो है संविधान सभा ने अपनाया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रगान से रिलेटेड कुछ और जानकारी जान लेते हैं कि राष्ट्रगान कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है हमारा राष्ट्रीय गान, तो वो हो जाएगा आपका जन गण और मन। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गान है, जिसको किसने लिखा है अगर पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है या रचना इसकी की गई है, जो कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। इसे जो है इसे 27 दिसंबर है ना, याद रखिएगा इस पॉइंट को, 27 दिसंबर क्या है, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस है ना, भारतीय कांग्रेस जो आपका भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में है ना, कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जो है गाया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, इसके गायन करने में, तो कितना समय लगता है आप सभी जानते होंगे, 52 सेकेंड का समय लगता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसको गाने में कितने समय लगते हैं हमको, तो 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और 1912 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे तत्वबोधिनी कहा है ना। क्या कहा, तत्वबोधिनी यानी कि तत्वबोधिनी का मतलब क्या होता है, तो भारत भाग्य विधाता। क्या कहा, भारत भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में इसको प्रकाशित किया था, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को, कि इसमें भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तत्वबोधिनी का मतलब क्या है। तो तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से क्या किया गया था, इसको प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे जयपुर, दूसरा है आपका उदयपुर, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे जोधपुर, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे अजमेर। तो पुष्कर का मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अजमेर, है ना। पुष्कर का मेला जो है वो अजमेर राजस्थान में जो है क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। यहाँ पे पुष्कर मेले में क्या लाए जाते हैं, तो ऊंट है ना, ऊंट, यहाँ पे ऊंट और तरह तरह के जानवर भी यहाँ पे लाए जाते हैं ना। तो आप याद रखिएगा, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, राजस्थान अजमेर में लाई जाती है, जहाँ पे आपको इस मेले में तरह तरह की संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति देखने को मिलेगी, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि हर साल कार्तिक महीने में लगता है, हर साल ये कब लगता है,
तो कार्तिक महीने में लगता है ना, इसको भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन से महीने में लगता है, तो कार्तिक माह में लगता है ये ऊंट का मेला, जो कि आपका अजमेर में इसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित पराबैंगनिक किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है ना, जो आपका अल्ट्रावायलेट जो रे है उनमें कौन सबसे ज़्यादा हानिकारक है, वो आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा है अल्ट्रावायलेट सी, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट बी और चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें कौन सा पराबैंगनिक किरण है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा अल्ट्रावायलेट सी, है ना। अल्ट्रावायलेट जो सी होता है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि ये जो होते सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनिक किरणें होती है मनुष्य के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक होती है। और पराबैंगनिक किरणों को जो है 3 प्रकार से बांटा जा सकता है ना, आप याद रखिएगा। पराबैंगनिक किरणों को हम 3 तरीकों से बांट सकते हैं। आपका पहला हो गया यूवी, जो हो गया आपका यूवी ए, उसके बाद यूवी बी हो गया, और यूवी क्या हो गया आपका सी। इस तरीके से आपके 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होता है वो कौन होगा, अल्ट्रावायलेट सी जो होता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है ना। लेकिन ये क्या करती है, इनकी किरणें जो होती है वो पृथ्वी तल तक नहीं पहुंच पाती। कहाँ तक, पृथ्वी तल तक वो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इनका अवशोषण कौन करता है, आप सभी जानते होंगे। तो पराबैंगनिक किरणों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो ओजोन के द्वारा कर लिया जाता है ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि पराबैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो कौन होता है आपका, ओजोन, है ना। ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, आप इसको याद रखिएगा। ओजोन ये जो होता है पराबैंगनिक किरणों से हमारे शरीर पर बहुत सारे प्रभाव देखने को पड़ सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होंगे, त्वचा का कैंसर, है ना, त्वचा कैंसर भी देखने को मिल सकते हैं हमारे। और क्या होगा, मोतियाबिंद हो सकता है ना, मोतियाबिंद जो होता है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। जीन में परिवर्तन हो सकता है ना, जो आपके जीन्स होते हैं उसमें परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है हमें पराबैंगनिक किरणों से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे हानिकारक पराबैंगनिक किरण कौन सा हो जाएगा, तो अल्ट्रावायलेट सी जो होगा सबसे ज़्यादा हानिकारक। ऑप्शन नंबर बी आपका अल्ट्रावायलेट सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है ना, कौन सा जो है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, दूसरा है मृदा, तीसरा ऑप्शन है कवक और चौथा है आपका फास्फोरस। तो कौन सा जो जैवमंडल का अजैव घटक नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका कवक, है ना। कवक जो है आपका जैवमंडल का अजैव घटक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अजैव घटक नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है आपका कवक जो होता है, क्या है, एक तरह का फफूंद होता है ना। आपने देखा होगा कवक जो देखा होगा डबल रोटी पर, कई तरह के फफूंद जो है उसमें आपने देखा होगा, है ना, जो हरे रंग के आपने देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं, अजैव घटक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं ना, कवक का जो अध्ययन होता है उसको हम किस रूप में पढ़ते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, गिर शेर परियोजना अवस्थित है ना, जो गिर शेर परियोजना है वो कहाँ पर है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे गुजरात, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र में और चौथा है मध्य प्रदेश में। तो गिर शेर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिर जो शेर परियोजना है वो आपका
गुजरात में स्थित है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका गुजरात जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे क्या 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 पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई जो सिंह हैं, शेर हैं, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे आपका ये पाए जाते हैं एशियाई शेर। तो आप इसको याद रखिएगा, है ना। और गिर अभ्यारण्य जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया अगर आपसे पूछा जाए तो 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान, है ना, नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे एशियाई सिंह या एशियाई शेर जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और गुजरात की राजधानी क्या होती है? तो गुजरात की राजधानी क्या होती है? गांधीनगर। इसको भी आप याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे WWF से आशय, है ना, WWF से क्या आशय है ये पूछा जा रहा है ना। WWF से क्या आशय है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वार फंड, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और चौथा है वर्ल्ड वॉच फंड। तो WWF से क्या मतलब है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो WWF का मतलब क्या होता है? तो वो होता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका, इसे हम हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व वन्य जीव कोष के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। तो जिसे 1962 में, है ना, कब? 1962 में जो है IUCN की सहायता से क्या किया गया था? संगठन से इसको WWF की स्थापना जो है की गई थी, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। और एक प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि WWF का मुख्यालय कहाँ है ना। WWF का मुख्यालय कहाँ है अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो इसको आप याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में ग्लैड में है। ये कहाँ है? ग्लैड में है, स्विट्जरलैंड में। तो WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, गंगा नदी निकलती है, बहुत ही इजी प्रश्न है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है आप सभी जानते होंगे। पहला ऑप्शन दिया है अरावली श्रेणी से, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा है गंगोत्री ग्लेशियर से और चौथा है मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। गंगोत्री जो है हिमनद से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। गंगा क्या है? भारत की सबसे पवित्र नदी है ना, सबसे क्या है? पवित्र नदी है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री से यानी गंगोत्री ग्लेशियर से क्या है? इसका उद्गम हुआ है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो होती है वो 25 किलोमीटर होती है ना। याद रखना भी बहुत ईजी है, 25 किलोमीटर यानी कि 2525 जो है इसकी लंबाई है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, यह भारत की सबसे लंबी नदी है ना। 2525 भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे हमारा गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है ना। प्रदूषण के मापन से, जो प्रदूषण के बारे में बताती है, वो कौन सा जो है आपका संबंधित है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका ग्रीन, ये प्रीन ट्राइब हो गया है, ये आपका क्या होगा? ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा, है ना। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, ये आपका ग्रीन होगा, है ना, ग्रीन ट्रिब्यूनल। दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग और चौथा है सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका कौन सा एजेंसी जो होगा प्रदूषण के मापने से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है ना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है भारत में मुख्य रूप से किसको नापती है, तो पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण को मापने का काम जो है इसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, कोटोपैक्सी एक क्या है, जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी क्या है आपका, एक जागृत जो है ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है, यानी कि जो कहाँ है वो पूछा जा रहा है। तो कोटोपैक्सी क्या है, एक जागृत ज्वालामुखी। इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कोटोपैक्सी किस तरह का ज्वालामुखी है, तो एक जागृत ज्वालामुखी है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे सिसिली में है, दूसरा है एंडीज में है, तीसरा है हवाई में है और चौथा है आपका रॉकीज में है। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पे स्थित है अगर पूछा गया तो वो आपका एंडीज में है। कहाँ है आपका, एंडीज में है, एंडीज पर्वतमाला में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो कि क्या है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप, है ना, ये आप याद रखिएगा, दक्षिण, है ना, दक्षिण अमेरिका, है ना, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप, कहाँ, महाद्वीप के इक्वाडोर में, है ना, ये हो जाएगा आपका इक्वेडोर, है ना, इक्वेडोर में आपका एंडीज पर्वतमाला पर क्या है स्थित है, कौन, कोटोपैक्सी एक जो क्या है, जागृत ज्वालामुखी है जो कि क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है। क्या है, इसको भी आप याद रखिएगा एक पॉइंट कोटोपैक्सी के बारे में कि ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा, है ना, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत ज्वालामुखी है। कौन, तो वो होगा आपका कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तिब्बत तिब्बत की सांगपो नदी, है ना, तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है यमुना और चौथा है सिंधु। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, है ना। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो होगा उसको हम तिब्बत में क्या नाम से जानते हैं, सांगपो नाम से। इसको और प्रश्न पूछा जा सकता था कि जो सांगपो नदी है उसको भारत में कहाँ बहती है अगर पूछा जाता तो वो आपका तिब्बत हो जाता, है ना, तिब्बत में पूछा जा सकता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो ब्रह्मपुत्र होगा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। ब्रह्मपुत्र क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ना, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है उसमें से एक है, जहाँ पे तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, सांगपो नदी कहा जाता है, सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर ब्रह्मपुत्र की अगर लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा 2580 किलोमीटर लंबा है ना। भारत में इसकी लंबाई जो है वो 1346 है जहाँ तक, तो 1346 जो है वो भारत में इसकी लंबाई है। 1346 किलोमीटर जो है वो इंडिया में है ना, भारत में कहाँ है, इंडिया में 1346 जो है इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कई सारे टीचर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे जिसमें आपके ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।